हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2, जिसका नाम है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर देखा था कि मैटर की कौन कौन सी स्टेट्स होती है और उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। जो मैटर की प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया जाता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। ये हम छोटी क्लास में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो अभी समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व्ड विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस। कौन सी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है, मतलब वो कैसे बिहेव करता है और उसका स्ट्रक्चर वगैरह, वो सब चीज़ें को हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होगी जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं, या हम उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, देख कर पता लगा सकते हैं कि ये कितनी है, ठीक है, कितनी है, कैसी है, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी और द कॉम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस में कुछ भी चेंज नहीं कर रहे और हम बस ऑब्ज़र्व करके या मेज़र करके उसकी प्रॉपर्टी को पता लगा रहे हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट एट्सेट्रा। अगर मान लो एक कार है और उसकी कोई लेंथ पूछता है, तो मैं उसको ईज़िली एक इंची टेप से मेज़र करके बता सकता हूँ कि ये कितनी इसकी लेंथ है, और ना कार में कोई उसकी आइडेंटिटी या कंपोजिशन में चेंज आया, तो उसकी जो लेंथ है वो क्या हो गई, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इस रूम की दीवारों का क्या कलर है? अब मैं इसको ऑब्ज़र्व करके बता सकता हूँ कि ये पर्पल कलर की है या रेड कलर की है। तो कलर भी क्या होगी, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। और दूसरी टाइप की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच रिक्वायर्स एनी केमिकल चेंज टू अकर। ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसमें कोई केमिकल चेंज हुए तब ही हम उसको नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एसिडिटी। अब मेरे को किसी एसिड की एसिडिटी बतानी है, तो मेरे को पीएच पेपर की ज़रूरत पड़ेगी या लिटमस पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उसमें कुछ केमिकल चेंज करवाना पड़ेगा किसी बेस के साथ रिएक्ट करके, ये मतलब कैसे भी करके उसकी अगर एसिडिटी चेक करनी है तो उसके लिए कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी, उसमें कोई केमिकल चेंज करवाना पड़ेगा। ऐसी बेसिसिटी या कंबस्टिबिलिटी एट्सेट्रा। आई होप आपको फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज़, चाहे वो केमिकल हो या फिज़िकल हो, विच कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स आर नोन एज क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। जो सी प्रॉपर्टीज़ को हम नंबर में मेज़र कर सकते हैं उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ। इस कॉपी की क्या लेंथ है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, तो ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होगी। मास को भी मेज़र कर सकते हैं, किसी सब्सटेंस की वॉल्यूम को भी मेज़र कर सकते हैं एट्सेट्रा। बट जैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी कि मान लो इस दीवार का क्या कलर है, अब इसको कैसे मेज़र करोगे? इसको मेज़र कर ही नहीं सकते कि इतना डार्क है, इतना लाइट है, ऐसे कुछ मेज़र करने की कोई टाइप नहीं है, तो उन प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ विच कांट बी मेजर्ड इन नंबर्स आर नोन एज क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल मैलिएबिलिटी, कि उसकी प्रॉपर्टी थिन शीट्स में बीटन हो जाने की, उसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि ये इतना ज़्यादा है, इतना कम है? इसको हम मेज़र नहीं कर सकते नंबर्स के टर्म्स में, इसलिए ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाई जाएंगी। इसी प्रकार से डक्टिलिटी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे कि कोई क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को पता है कि कार की लेंथ 6 मीटर है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो कैसे लिखूँगा? कार लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे लिखूँ 6, तो आपको समझ आ रहा है क्या ये क्या 6 है? नहीं समझ आ रहा ना कि ये मीटर है, किलोमीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, डेसीमीटर है।
ये आपको समझ नहीं आ रहा, इसलिए इसके पीछे यूनिट होना भी ज़रूरी है, जो यहाँ पर मिसिंग है। लेकिन यहाँ 6 मीटर दे रखा है, तो हमें पता चल रहा है कि एक कार 6 मीटर की है। हमें मीटर पता है क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 0.01 किलोमीटर। सो क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है, जो हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे यहाँ पर हमने लेंथ ऑब्जर्व की है कार की, वो किसके बराबर है, नंबर या मैग्नीट्यूड के। जो यहाँ पर 6 था वो क्या हो गया, एक नंबर हो गया या मैग्नीट्यूड हो गया, और उसको आगे क्या लगा रखा है हमने, यूनिट। जैसे मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। यूनिट के बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे। सो जैसे यहाँ लेंथ इज इक्वल्स टू 6 मीटर, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन का मेथड हो गया। पहले नंबर लिखो फॉलोड बाय यूनिट। यूनिट के बारे में हम फिजिक्स के चैप्टर 2 में भी बहुत डिटेल में देखेंगे, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। इस चैप्टर के बाद वही चैप्टर आएगा। अगर आपने पढ़ लिया है तो आपको पता ही होगा यूनिट क्या होती है। वैसे हम आगे भी देखेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसे हम शॉर्ट में एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। वैसे यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम का आईएस बनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एसआई बनाया है, तो चलो उसको तो छोड़ते हैं। सो एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, हम उसको देखेंगे अब। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है उसे हम कहते हैं ले सिस्टम, SYSTEME है, ठीक है। इंटरनेशनल डी यूनाइट्स इन फ्रेंच लैंग्वेज में हम इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को क्या कहते हैं, ले सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनाइट्स। और जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इनको इस्टेब्लिश किया गया था किनके द्वारा, जो 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजर्स पे, उनके द्वारा ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया गया था। जो इनकी 11th जनरल कॉन्फ्रेंस थी वेट्स एंड मेजर्स को लेकर, जिसे हम शॉर्ट में CGPM भी कहते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को इस्टेब्लिश किया 11th जनरल कॉन्फ्रेंस में, ठीक है। अब CGPM होता क्या आखिर, अब इसको देखते हैं। CGPM इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी organization created by a diplomatic treaty known as Madrid Convention, which was signed in 1875 in Paris. CGPM की फुल फॉर्म पहले लिख दीजिएगा। CGPM स्टैंड्स फॉर जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स। उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिख दीजिएगा। CGPM इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी। ट्रीटी का मतलब तो आप जानते ही होंगे, हिस्ट्री 10th 9th क्लास में ट्रीटी का मतलब हमने देखा था, मतलब एक पीस ट्रीटी का क्या मतलब होता है, एक शांति प्रस्ताव रखना। मतलब ट्रीटी मतलब साइन करना मतलब किसी बात को लेकर दोनों पार्टी सहमत, दोनों या जितनी भी पार्टीज है वो आपस में सहमत हुए, उसे ही कहते हैं ट्रीटी। सो एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई थी। किसने क्रिएट करी थी, एक डिप्लोमेटिक ट्रीटी ने, जिसका नाम है मैड्रिड कन्वेंशन, जो साइंड हुई थी 1875 में पेरिस में। पेरिस फ्रांस में है, आई होप आपको पता होगा। देयर आर 7 बेस SI यूनिट्स ऑफ 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़। तो देखो यार, जो हम यूनिट्स जैसे मास हो गया, लेंथ होगी, और टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ये सब क्या होती है, फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज़ है। क्वांटिटीज़ है जिनको हम डिराइव नहीं किया है, बल्कि ये फंडामेंटल है, अपने आप शुरू से नेचर में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये 7 बेस अभी तक जितनी फाइंड हुई है वो 7 बेस SI यूनिट्स हैं। आगे हम इसी को देखेंगे। ये फिजिक्स चैप्टर 2 में भी यही सब सेम चीज़ें दे रखी हैं। बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सब आपको 7 नाम याद रखने ही पड़ेंगे। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको जस्ट याद करना ही पड़ेगा। अब जैसे लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से, मास को स्मॉल m से, टाइम को स्मॉल t से, इलेक्ट्रिक करंट को I से रिप्रेजेंट किया जाता है,
थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर को कैपिटल टी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसे आई और नीचे वी, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये तो हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़। अब जैसे हमने लेंथ का देखा कि वो उसमें मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होते हैं। अब लेंथ में लीटर तो होगा नहीं ना कि इतने लीटर पानी फैला हुआ है, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो हर फिजिकल क्वांटिटीज़ की कुछ यूनिट्स होती है, और एक ऐसे यूनिट्स होती है जो मतलब पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होती है, जो बेसिक यूनिट मतलब एक यूनिट को फिक्स कर लिया कि ऐसा यूनिट मतलब ये यूनिट, और पूरे वर्ल्ड में ये एक्सेप्ट की जाएगी, ठीक है। जैसे डिफ़ॉल्ट यूनिट मान लो, जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। वैसे इसके अलावा किलोमीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, डेसीमीटर भी होती है, और भी बहुत सारी होती है, और माइक्रोमीटर भी होती है। तो लेकिन जो मीटर है वो ऐसा यूनिट है, ठीक है, इसको भी याद रख लेना, ये सब इम्पोर्टेंट है। मास की किलोग्राम होती है जिसे केजी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मीटर को एम से रिप्रेजेंट किया जाता है। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड है जिसे एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर है, हमने क्लास 10th इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में ये देखा था। एक सेकंड, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर है जिसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर की यूनिट केल्विन है जिसे के से रिप्रेजेंट किया जाता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल है जिसका हमने क्लास 9th के चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में देखा था। उसे रिप्रेजेंट MOL से करते हैं, ई नहीं आएगा इसमें। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसे कैंडेला से, उसकी ऐसा यूनिट कैंडेला है, और उसे CD से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हमने जो यूनिट्स देखी थी, जो अभी 7 यूनिट्स हमने ऐसे ही देखी है, उनके अब डेफिनेशंस भी देख लेते हैं, जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस है। ऐसे नहीं कहना कि मीटर क्या होता है, 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं, या 1 किलोग्राम के 100th पार्ट को 1 मीटर कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन नहीं करनी हमें। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है जो NCERT में गिवन है, और उसे समझ के रटना पड़ेगा क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ सकती है। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हल्के में मत लेना। समझा दूंगा इजी वे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बार पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगी, एक बार वीडियो भी देख लोगे तब भी कह रहा हूँ कि समझ नहीं आएगी। दूसरी बार तीसरी बार खुद से पढ़ना, आराम से समझ आएगी। मेरे को भी लगभग 1.5 दिन में ये समझ आई थी 7 की 7 डेफिनेशन। सो डरने की बात नहीं है कि ये क्या आ गया एकदम से, है मुश्किल थोड़ा, एकदम से हम इतनी भारी डेफिनेशन देखेंगे तो मुश्किल तो लगेगी, लेकिन समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। पहली जो हमने लेंथ की ऐसे यूनिट देखी थी वो थी मीटर। सो मीटर क्या होता है? मीटर इज़ द लेंथ, लंबाई किस चीज़ की, ऑफ द पाथ, रास्ता, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम पता होगा, जहाँ किसी भी चीज़ का कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है, इवन एयर भी वहाँ प्रेजेंट नहीं होती है, उसे हम कहते हैं वैक्यूम। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। सो यार देखो, मीटर क्या होती है, हमें ये तो पता है कि लाइट 1 सेकेंड में कितने मीटर ट्रेवल करती है, 3 × 10⁸ मीटर, यानी कि लगभग 3 लाख किलोमीटर 1 सेकेंड में लाइट ट्रैवल कर लेती है। अब 1 सेकेंड में अगर 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, सो लाइट एक मीटर, किलोमीटर भी नहीं, 1 मीटर कितने टाइम में कवर करेगी, वही हमें दे रखा है कि 1 सेकेंड के इतने पार्ट में 299,792,458 पार्ट ऑफ अ सेकेंड में लाइट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसे हम कहते हैं 1 मीटर। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट
1 सेकंड में आ जाती है, ठीक है। अब ये मान लो 3 लाख किलोमीटर है, 3 लाख किलोमीटर। अब इसका 1 मीटर मान लो इतना है। अगर ये 1 मीटर है, अगर ये पूरा 1 सेकंड में कवर कर रही है, तो इतना सेकंड कितनी देर में कवर करेगी? इतना सेकंड कवर करेगी 1/299,792,458। ये बड़ा सा नंबर याद करना पड़ेगा। ऑफ अ सेकंड मतलब 1 सेकंड के इतने पार्ट्स अगर तोड़ेंगे, मान लो ये 1 सेकंड है, इसके इतने नंबर्स ऑफ पार्ट्स हम तोड़ते हैं, उसका एक पार्ट उठाते हैं टाइम का, ठीक है। उतने टाइम में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करेगी वही हमारा 1 मीटर है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट ऐसा यूनिट देखते हैं जो कि है किसकी यूनिट? मास की यूनिट, जिसका नाम है किलोग्राम। किलोग्राम को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टैंडर्ड वे में, उसे हम देखते हैं। जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास विच इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ अ किलोग्राम। अब इसको समझते हैं हम। ये मीटर से बहुत सिंपल डेफिनेशन दे रखी है यार। देखो फ्रांस, आई थिंक फ्रांस में ही है वो, जैसे ना हमने सब्जी वाले के पास देखा होगा कि 1 किलो के गोल वो वजन होते हैं, ठीक है। 1 किलो के 500 ग्राम के, 250 ग्राम के, 2 किलो के, शायद 3 किलो के भी होते हैं, ठीक है। जो फ्रांस में है वो एक एलॉय बना रखा है, इरिडियम, और एक और मेटल है जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, वो बुक में दे रखा है। उसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे ही, जिसमें हम सारे ब्लू जो बॉक्स दे रखे हैं उसको हम देखेंगे। एक ना फ्रांस में एक अलॉय बना रखा है, उसका एक कुछ वज़न है, ठीक है। मान लो x वज़न है। सब ने ये मतलब पूरी दुनिया ने मिलकर ये साइन मान लिया कि जितना इस पीस का वज़न है ना, उतना ही वज़न हम 1 किलो मानेंगे, ठीक है। और जो ये अब सब देशों में ये चीज़ कैसे पहुँचाए? फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे यहाँ 1 किलो का है, सभी देश आए, सब ने इसके वज़न की कोई मेटल लेकर या कुछ चीज़ लेकर वज़न कर लिया और अपने देश में, पूरे देश में स्प्रेड कर दिया। ऐसे ही ये पूरे देश में स्प्रेड हो गया कि 1 किलो, यहाँ पर एक अलॉय रखा हुआ है, जितना उसका वज़न है उतना ही 1 किलोग्राम होता है। तो अब नेक्स्ट एसआई यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है सेकंड। सेकंड इज़ द एसआई यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। द सेकंड इज़ द ड्यूरेशन ऑफ 9192,631,770 periods of the radiation corresponding to the transition between the two hyperfine levels of the ground state of the cesium-133 atom। बहुत भारी डेफिनेशन है, तोड़ तोड़ के समझेंगे, ठीक है। ये समझने से पहले एक बार एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक सेकेंड, तो चलो जैसे अब यहाँ हमें दे रखा है कि cesium-133 का एटम है, तो एक बार उसके बारे में देख लेते हैं। हमें ये पता है कि सेजियम जो होता है, जिसको CS से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका क्या एटॉमिक नंबर क्या होता है? 55 होता है, ठीक है। अब हमें पता है 55 जो एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का, उससे हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो CS की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, मतलब उसे सेल्स में बांटते हैं, ये न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड शेल, मान लो n नंबर ऑफ शेल है, और जो nth शेल है उसमें ना क्या होता है, जैसे 55 को अगर हम बांटेंगे तो आखिरी मान लो यही वाला nth शेल है, 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर बस जो आखिरी शेल होता है उसमें बस एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ना एक ही हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, मतलब हर शेल जैसे जैसे एक एक शेल दूर होते रहते हैं, जो एनर्जी लेवल होता है वो बढ़ता है, ठीक है। तो ये सबसे दूर है तो इसका सबसे ज़्यादा एनर्जी लेवल होगा। हम डिफरेंट एनर्जी जो लेवल्स होते हैं, जैसे इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, इसका अलग हो गया, आगे मतलब इसके अंदर ही जो और होंगे उनका अलग अलग हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं उससे ही हम क्या कहते हैं? हाइपरफाइन लेवल्स, ठीक है।
तो हाइपरफाइन लेवल समझ आ गया क्या होते हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, टू हाइपरफाइन लेवल्स के बीच में ट्रांजिशन। ठीक है, समझते हैं इसे। तो देखो जैसे ना एक सेकेंड, एक लाइन मतलब, तो ये टू, जैसे इसी इलेक्ट्रॉन की दो हाइपरफाइन लेवल्स होती हैं, मतलब दो एनर्जी लेवल्स होती हैं, एक लोअर एनर्जी लेवल और एक हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या करता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो आउटर मोस्ट शेल में, वो क्या करता है, ट्रांजिशन दिखाता है। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। तो मान लो अभी वो यहाँ पर है। ठीक है, कुछ समय बाद, जैसे मतलब कुछ समय नहीं, 1 सेकंड के बहुत अंदर। ठीक है, समझो, अभी समझ आएगा 1 सेकंड से कितना छोटा। जैसे यहाँ लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके बारे में हम अभी फिजिक्स में डिटेल में देखेंगे आगे के चैप्टर्स में। तो अभी के लिए समझ लो कुछ वेव्स होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो इलेक्ट्रॉन के अंदर होती है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर। ये तो पता होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। तो जैसे जो इलेक्ट्रॉन और जैसे इलेक्ट्रॉन है ये वाला, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से एक बार ये हायर एनर्जी लेवल पे जाते हैं, एक बार लोअर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, और जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ एक बार ये ऊपर गया फिर नीचे आया, जितना टाइम इसने ऊपर से नीचे आने में, मतलब एक राउंड करने में लिया, उतने टाइम को क्या कहते हैं हम, 1 पीरियड कहते हैं। ठीक है, हम अब साउंड चैप्टर में हमने 9th जो हमने शायद छोड़ दिया था, तब भी थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है। अगर हम इसका वो निकाले चार्ट टाइप, तो जैसे एक बार ये ऊपर गया इतने, और ये एक नीचे गया। ठीक है, तो जो इतने में टाइम लगा है ना, वो क्या है, 1 पीरियड है। समझे? अब जैसे ये आगे एक और बार ऊपर नीचे, ओसिलेशन तो पता होगा ना, टू एंड फोर्थ मोमेंट। ठीक है, 2 and 4 मोमेंट कहते हैं जिसे, 2 and 4th मूव। ठीक है ना, समझ गए? ये साउंड चैप्टर में था, थोड़ा बहुत अगर याद हो पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लेना एक बार, यूट्यूब वीडियो से देखकर, काम आएगा आगे की क्लासेस में। तो जैसे ये एक पीरियड हो गया, अब यहाँ से जो है यहाँ तक, ये अब ना सेकंड पीरियड हो गया। ऐसे ये जब ये मतलब टाइम है। ठीक है, कि मतलब यहाँ से ऊपर से नीचे होने में 1 पीरियड लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है। ऐसे ही एक और बार होएगा तो 2 पीरियड लगेंगे। और ऐसे ही हमें यहाँ नंबर दे रखे हैं 9192631770, 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, ऐसे कर करके जब इतने सारे पीरियड्स हो जाएंगे ऑफ द रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, कोरिस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन, मतलब जो कोरिस्पॉन्ड मिल रही है ऊपर से नीचे, दो हाइपर फाइन लेवल जो है। और ग्राउंड स्टेट भी समझ लो, ग्राउंड स्टेट मतलब कि जो प्रेशर है और जो रूम टेम्परेचर है, उसे हमने बिल्कुल भी मतलब उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं करी, जैसा है वैसी ओरिजिनल रहने दी। ठीक है, कि अलग से प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा या प्रेशर को हटाया, और ना ही टेम्परेचर में कुछ बदलाव किया। जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, उसी में किया। ठीक है, तो जैसे 1 पीरियड हुआ, 2 पीरियड हुए, ऐसे जब 9192631770 पीरियड्स हो जाएंगे, तो उस ड्यूरेशन को हम कहेंगे 1 सेकेंड। इसका मतलब जैसे ऊपर से नीचे होने को 1 पीरियड कह रहे हैं, मतलब इतना 1 पीरियड में टाइम लग रहा है, तो मतलब इतने सारे पीरियड्स 1 सेकेंड के अंदर होते हैं। इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना छोटा टाइम। अभी स्टार्ट किया, ख़त्म, मतलब इतने में तो 1 सेकेंड हो ही भी गया होगा। मतलब इतना छोटा टाइम पीरियड है। ठीक, मतलब पीरियड क्या, बहुत छोटा टाइम। ठीक है, बहुत छोटा टाइम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया ये समझाने के लिए। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। तो अब सेकंड तो हो गया, अब इससे अगली एसआई यूनिट पे चलते हैं, जो कि है एम्पेयर। एम्पेयर किसकी एसआई यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट की। ठीक है, तो एम्पेयर सेकंड से आसान है लेकिन थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं।
इसे भी आसान कर देंगे, THE, ठीक है। द एम्पेयर इज दैट कॉन्स्टेंट करंट विच if maintained in two straight parallel conductors of infinite length of negligible circular cross section and placed 1 meter apart in vacuum would produce between these conductors a force equal to 2 into 10 raised to the power minus 7 Newton per meter of length। भारी डेफिनेशन लगी, लेकिन सेकंड से तो आसान ही है ये, ठीक है, आराम से समझ आएगी। जो जो दे रखा है हम उसे करेंगे। एक सेकेंड, अब दिख रहा है ढंग से। अब क्या क्या दे रखा है, इफ़ मेंटेन्ड, पहले जो कंडीशन है उसे कर लेते हैं। दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, ड्रॉ कर लेते हैं दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स को, 1 2 ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ क्या है, मतलब बहुत लंबे हैं। ये नहीं कि सच्ची में इनफाइनाइट, मतलब इतना डिस्टेंस कि हम उसे मेज़र नहीं कर सकते, मतलब करने को कर सकते हैं लेकिन लाख और मिलियंस किलोमीटर लंबे है, ठीक है। असली में तो करके नहीं देखेंगे ना, बस ये हाइपोथेसिस करके कर रहे, ठीक है। चलो छोड़ो वो सब। मान लो दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं इनफाइनाइट लेंथ के ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे ये, एक सेकेंड, कैमरा कहाँ है इसका, जैसे ये पेन है, इसका जो ये सरकमफ्रेंस, जो ये इतना सर्कुलर एरिया है, एरिया नहीं सरकमफ्रेंस है, इसी को हम कहते हैं सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मतलब ये तार का ये जो दो कंडक्टर्स है, इनका नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, मतलब बहुत ज़्यादा पतला कि उसे हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, मतलब उसे इम्पोर्टेंस नहीं देनी, मतलब बहुत ज़्यादा पतला है कि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया नेग्लिजिबल है, इग्नोर करने लायक है, ठीक है। एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मान लो यहाँ कोई भी एयर पार्टिकल नहीं है या किसी और चीज़ का पार्टिकल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल वैक्यूम है, ठीक है। और एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, और जैसे ये दो स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, ठीक है। ये हमारी कंडीशन थी। आगे क्या दे रखा है, वुड प्रोड्यूस बिटवीन दीज कंडक्टर्स अ फोर्स इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर ऑफ लेंथ। ये समझने से पहले एक सेकेंड रुक जाओ। ये कंडक्टर्स है, मतलब इनमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लो करंट इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इनफाइनाइट लेंथ तक के तार हैं, मतलब कंडक्टर्स हैं। अब हमें ये पता है कि जब जहाँ करंट जाता है, मतलब करंट जहाँ कंडक्टर्स में होता है वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अब राइट हैंड थंब रूल जो हमने अभी 10th क्लास में ही पढ़ा है, चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाले में, उसमें हमने राइट हैंड थंब रूल से देखा था कि अगर थंब को हम करंट वाली डायरेक्शन में कर देते हैं और जिस डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करती है उसी डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो जैसे ये तार ऐसे स्ट्रेट हो गया, समझ रहे हो ना, और ये ऐसे है, तो फिंगर्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें भी सेम ही होगा क्योंकि ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये हमने अभी 10th क्लास में पढ़ा है तो आपको आता ही होगा। अगर ये चैप्टर छोड़ दिया था तो थोड़ी दिक्कत आएगी, एक बार पढ़ लेना। क्वेश्चन सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझ लेना ताकि 11th-12th में दिक्कत ना आए। तो जैसे अब ये दो मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमें एक और चीज़ पता है कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कोई बार मैग्नेट देखते थे और उसकी जैसे मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, ठीक है। अब इसमें हम कोई तार रखते थे तो तार अट्रैक्ट होती है इस तरफ, ठीक है। क्यों होती है वो तो पता नहीं, मतलब डीप स्टडी है वो, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे ही फिज़िक्स में। जो उनके अंदर के पार्टिकल्स होते हैं उनकी वजह से होता है। तो यार वो सब छोड़ो, जो सिंपल है वो समझो।
तो जैसे अब यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड के जैसे ये बड़ा ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। अब जैसे ये इस पे आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो ये तार इस पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली इसकी भी एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो ये इस पे भी फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब जब दोनों आपस में फोर्स लगा रहे हैं, इनसे कुछ एक्स वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कितना करंट है, करंट फ्लो कर रहे हैं एक्स, दोनों से सेम है, ठीक है। अब ठीक है, दोनों से करंट फ्लो कर रहे हैं और अब एक दूसरे को उन दोनों आपस में क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं और इनका डिस्टेंस 1 मीटर ही रहेगा, ठीक है। अब हमने देखा कि एक्स एम्पेयर जब करंट जब करंट एक्स कूलम क्या कर रहा हूँ, जब करंट एक्स फ्लो कर रहा है तब मान लो फोर्स हमारी ए आ रही है, कुछ वैल्यू है इसकी, ठीक है। जब इसमें से वाई करंट हमने फ्लो किया तब दोनों आपस में क्या फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहे हैं, बी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब हमें ना करंट तब तक फ्लो करते रहना है जब तक इनकी फोर्स कितनी हो जाएगी, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन, 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन। जब तक इनकी फोर्स नहीं हो जाती, एक दूसरे कंडक्टर पे ये फोर्स नहीं लगाते। पर मीटर ऑफ लेंथ भी लिखा है, ये नहीं कि इन्फिनिटी तार है तो मतलब पूरे तार पे, ठीक है। बस मान लो ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो अगर ये इस पे 2 × 10⁻⁻⁷ न्यूटन फोर्स लगाए और ये भी अगर उतनी फोर्स लगाए 1 मीटर पे, तब हम कह सकते हैं कि करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है वो कितना है, वो है हमारा 1 एम्पेयर के बराबर, ठीक है। एम्पेयर 1 एम्पेयर के हमने अभी 10th क्लास में भी एक डेफिनेशन देखी थी, बहुत बेसिक डेफिनेशन थी जो उसके फॉर्मूला से आती है कि जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फ्रॉम अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट फ्लोइंग इज़ 1 एम्पेयर। ये डेफिनेशन अब हम 11th में, अभी इस चैप्टर में तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बेसिक डेफिनेशन हो गई। अंधेरा हो गया था इसलिए लाइट जला दी। एम्पेयर की समझ आ गई होगी। अब 3 डेफिनेशन और बची है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। केल्विन क्या होता है? केल्विन, पहले ये बताओ किसकी एसआई यूनिट है? ये एसआई यूनिट है थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर की, ठीक है। सो क्या होता है 1 केल्विन? 1 केल्विन इज़ द फ्रैक्शन 1/273.16 of the thermodynamic temperature of the ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। डेफिनेशन समझने से पहले एक बार ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर समझ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर उस पॉइंट को कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे वाटर की तीनों स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस दिखे, उसे हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का ट्रिपल पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। अब समझते हैं कैसे। जब 0 डिग्री सेल्सियस होता है तब बर्फ़ जमी रहती है और जब वो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ही वो हल्का हल्का लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है, ठीक है। जैसे लिक्विड से आइस ही तो कन्वर्ट हो रहा है तो 0 डिग्री पे लिक्विड फॉर्म भी थोड़ी बहुत दिखती है। और जैसे अब आइस जम गई तो आइस से आपने आइस की वेपर्स भी देखी होंगी, वाटर वेपर्स, आइस वेपर समझ लो। तो गैस फॉर्म भी दिख रही है हमें, लिक्विड फॉर्म भी दिख रही है और सॉलिड फॉर्म भी दिख रही है। सो उसे ही हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कहेंगे। सो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जो थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर है वो क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस है। सो 1 केल्विन के फ्रैक्शन ऑफ 1/273.16 फ्रैक्शन है, ठीक है। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर उसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 1 केल्विन, 1 सेकेंड, 1 केल्विन इज इक्वल्स टू टी इंटू 1/273.16, ठीक है। टी और तो ये 273.16 के इज इक्वल्स टू टी। यहाँ टी वैसे क्या है? 0। चलो और सब छोड़ो। तो इस डेफिनेशन का सिंपल सा मतलब है 1 केल्विन इज़ द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जो कि है 0 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अगली ऐसा यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है मोल। मोल हमने 9th क्लास में भी देखा था, जो कि बहुत बच्चों को मुश्किल लगता है। अब 11th की केमिस्ट्री में आएगा। अब 9th की पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये मुश्किल कहाँ है, इतना तो आसान है। वो तो होता ही है, जब खुद की बारी आती है तब मुश्किल लगता है। चलो छोड़ो वो सब। मोल क्या होता है? 1 मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ अ सिस्टम विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर एटम्स इन 0.012 किलोग्राम, जिसे हम 12 ग्राम भी कह सकते हैं, ऑफ कार्बन 12 एटम। यहाँ आएगा एटम, ठीक है। सो 1 मोल क्या होता है? मोल वैसे ये बताओ किसके ऐसे यूनिट है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस किसी मैटर में प्रेजेंट है, उसी की ऐसा यूनिट है मोल, ठीक है। एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज़, एलिमेंट्री एंटिटीज़ का मतलब क्या है कि मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, चाहे एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो या बुक्स हो, कुछ भी चीज़ हो, ठीक है। राइस के दाने हो, पल्सेस हो, कुछ भी चीज़, मतलब कोई भी एलिमेंट्री एंटिटीज़, मतलब कोई भी चीज़ 1 मोल उतनी, मतलब 1 मोल क्या होता है? जितने एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 में, उतना ही होता है 1 मोल। जैसे एटम्स इन कितने होते हैं वैसे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 में, ठीक है। जो C12 है, कार्बन का एक एटम है, उसका जिसका एटॉमिक मास 12 है, उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी चीज़ अगर इतनी है तो हम उसे कहेंगे कि वो 1 मोल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास इतनी नंबर ऑफ राइस है, ठीक है, राइस के दाने हैं, ठीक है। तो मेरे पास कितने राइस के दाने हैं? तो मैं कहूँगा 1 मोल ऑफ राइस के दाने हैं मेरे पास, ठीक है। तो अब लास्ट एसआई यूनिट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है कैंडेला। ये किसकी एसआई यूनिट है? ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या मतलब होता है? जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है जो हमारी लाइट जा रही है, कोई सी भी, जैसे हमारे बल्ब की लाइट आ रही है, उसकी कितनी ज़्यादा रोशनी है, उसको ही हम कितनी डल है, कितनी ब्राइट है, उसी को नापने के लिए, उसी को नापना को कहते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसकी ऐसे यूनिट होती है कैंडेला, ठीक है। सो डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1 कैंडेला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स दैट एमिट्स अ मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 into 10⁻12 hertz and has a radiant intensity of 1/683 watt per स्टर्डियन। तो अभी से समझते हैं। एक कैंडेला उतनी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है इन अ गिवन, फॉर एग्जांपल एक हमारा कोई लाइट का सोर्स है, मान लो ये टॉर्च है, ये इस डायरेक्शन में क्या डाल रही है? अपनी मतलब लाइट डाल रही है, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, लाइट क्या होती है? एक रेडिएशन ही तो होती है, उसे हम टच करके फील तो नहीं कर सकते, रेडिएशन है क्योंकि, ठीक है। जैसे साउंड भी एक रेडिएशन है, जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। और उसकी देखो, ये लाइट अगर उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज होगी, और जो उसकी रेडिएंट इंटेंसिटी होगी वो 6⁻683 वोट पर स्टर्डियन होगी। अब स्टर्डियन क्या होता है? जैसे डिग्री होता है वैसे ही स्टर्डियन होते हैं। जैसे 1 डिग्री एंगल हो गया, 10 डिग्री एंगल हो गया, 360 डिग्री एंगल हो गया, वैसे ही 1 स्टर्डियन एंगल होता है। जब मान लो जैसे ये चारों तरफ, मतलब जैसे ये हमारी लाइट, जैसे ये हमारा टॉर्च है, ठीक है, इस साइड भी लाइट जाएगी, इस साइड, मतलब इसके ऊपर वाले सरफेस पे चारों तरफ लाइट जाएगी, ठीक है। सो इसे एक 3D उस 3D उसमें समझो कि जैसे 3D एंगल बनेगा एक, उसका एंगल के जैसे 10 डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, तो जो एक स्टर्डियन का एंगल होगा, और अगर उसकी पावर, मतलब जो उसमें से लाइट निकल रही है, उसकी पावर अगर 1/683 वोट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो ब्राइटनेस है लाइट की, वो क्या है? लाइट बोलो या मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन बोलो, तो वो क्या है? 1 कैंडेला, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, 1 कैंडेला इज़ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन अ गिवन डायरेक्शन ऑफ अ सोर्स, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोर्स की जो एमिट्स करता है क्या चीज़?
मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, जिसे शॉर्ट में हम लाइट बोल देते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज। ये वैल्यू याद करनी पड़ेगी। एंड हैज़ अ रेडियंट इंटेंसिटी, और उसकी जो रेडियंट इंटेंसिटी है वो कितनी है? 1/683 वोट पर स्टर्डियन। ठीक है, स्टर्डियन समझ आ गया होगा, पावर तो पता ही है। ठीक है, तो हमारी सातों की सातों जो एसआई यूनिट्स थी उनकी हमने डेफिनेशन देख लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। प्रीफिक्सेस यूज्ड इन द एसआई सिस्टम। प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले जुड़ने वाला, प्री पहले। ठीक है, तो अभी हम इसे समझते हैं। अगर मल्टीपल मतलब जैसे कोई नंबर है 3, उसके आगे इनटू में 10⁻⁻24 है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10 इंटू 10⁻⁻24 मीटर है, तो हम उसे क्या कहेंगे? इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर 10⁻⁻24 हो गया ना, तो 10⁻⁻24 है तो उसके आगे योक्टो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो 3 तो यहाँ था, तो 3 योक्टो, जो हमारी बेस यूनिट थी वो क्या है? मीटर, योक्टो मीटर। ठीक है, अगर 3 इंटू 10⁻⁻24 हुआ, सो उसे हम कैसे कह सकते हैं? 3 योक्टो मीटर। एक सेकेंड, इसको पेन लेकर समझाता हूँ। इधर समझो, जैसे 1000 मीटर होते हैं, वो होते हैं हमारे 1 किलोमीटर के बराबर। ठीक है, मीटर हमारी वो यूनिट है। अब इसको 1 इंटू 10, 3 0 है 3, इतना लिख सकते हैं। किसके बराबर है? 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 से 1 कटा, ये 10⁻³ मीटर इज इक्वल्स टू किलोमीटर। इसे पूरा लिख देता हूँ, किलो मीटर मीटर। ठीक है, और ये 10⁻³ अब ऐसे मान लेते हैं मीटर से मीटर कट गया। ठीक है, तो अब ये जो हमारा किलो है ये 10⁻³ के बराबर हो गया। ठीक है, जैसे 1000 मीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मीटर से मीटर कट गया, किलो बचा, तो किलो किसके बराबर हो गया? 10⁻³। और ठीक है, हम 1000 को 1 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही है, अगर यहाँ 10⁻⁻24 होगा तो योक्टा लिखेंगे, और वाई सिंबल वाई, जैसे किलो को हम के से लिखते हैं, किलोमीटर में के एम आता है, एम फॉर मीटर, के फॉर किलो, वैसे ही योक्टो के लिए वाई आएगा। -10⁻⁻21 होगा तो जेप्टो, ऐसे ये पूरा दे रखा है। 10⁻⁻18 तो एटो, 10⁻⁻15 तो फेमटो, 10⁻⁻12 तो पीको, पाइसो, सॉरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई, पाइसो। जैसे कभी कभी सुना होगा पाइसोमीटर। ठीक है, एटम के साइज़ को नापने के लिए ये यूनिट काम आती है, तो ये याद रख लेना, एक इम्पोर्टेंट है। 10⁻⁻12, इसे क्या बोलते हैं? पाइसो, और उसे स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻9 नैनो, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻⁻6 माइक्रो। हमने अगर याद हो 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखा था कि 1 एम्पेयर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर, मतलब उसकी छोटी यूनिट होती है ना, बराबर नहीं होता, सॉरी गलत बोल दिया। जो माइक्रो एम्पेयर, मीटर बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, माइक्रो एम्पेयर, अगर याद हो माइक्रो एम्पेयर आया था। ठीक है, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर नहीं सुना होगा, हेक्टो, किलो, किलो तो सुनने में आता ही है। ये सब आप देख लेना। एक सेकेंड, इसका अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बुक में भी ये सेम गिवन है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। ये वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो गई, चलो कोई नहीं। आई होप आपको अब तक सारा चीज़ समझ आ रही होगी, सारी चीज़। अब नेक्स्ट टॉपिक है मास एंड वेट का। ये हमारा फिज़िक्स में हमने 9th क्लास में पढ़ा था,
ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में। अब ये केमिस्ट्री में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये केमिस्ट्री का नाम क्या है? फिजिकल केमिस्ट्री ना, फिजिक्स की चीज़ें भी इसमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है। सो मास एंड वेट की डेफिनेशन देख लेते हैं, बस डेफिनेशन देखनी है। अभी जो मेन काम आता है इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह वो हम फिज़िक्स में ही देखेंगे, ठीक है। सो मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इनसाइड एनी सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में कितना अमाउंट ऑफ मैटर है वही उसका मास है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस कॉपी में मान लेते हैं कि 1,00,000 एटम्स हैं, फॉर एग्जांपल, इससे ज़्यादा ही होंगे, 1,00,000 एटम्स हैं। सो अमाउंट ऑफ मैटर कितना हो गया इसमें? मास कितना हो गया? प्रेजेंट इनसाइड एनी, मतलब मास क्या होती है? जो मास ऐसी चीज़ होती है जो एक सब्सटेंस के अंदर की चीज़ है जो उसमें भरा हुआ है, ठीक है। और जो मास होता है वो कांस्टेंट रहता है, उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? किलोग्राम, ठीक है। अब वेट और मास में अंतर क्या होता है वो देखते हैं। वेट क्या होता है? द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज वेट। फॉर एग्जाम्पल इस कॉपी पे अभी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, हाँ चलो ठीक है। इतनी एक्सेलरेशन से ये नीचे खींच रहे हैं, इसकी फोर्स हो गई, ठीक है, 9.8 न्यूटन। मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर नहीं आएगा, सॉरी। जो वेट होता है ना, वो ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है उसको कहते हैं वेट, ठीक है। जो जैसे अर्थ पे अगर मान लो इस कॉपे का वेट है 200 ग्राम, तो मून पे जाकर अलग हो जाएगा, सन पे जाओगे तो अलग वेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर प्लैनेट और स्टार्स की अलग अलग ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी में अंतर आ रहा है तो वेट में भी अंतर आएगा, ठीक है। सो जैसे हम कहते हैं कि इस कॉपी का वेट क्या है 200 ग्राम, हम गलत कहते हैं। वैसे ये वेट नहीं होता है, इसका मास होता है, ठीक है। वेट की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। अगर मेरे को इस कॉपी का सच्ची में वेट बताना है तो उससे जैसे मान लो 100 न्यूटन होएगा, ज़्यादा ही बोल दिया, मान लो 10 न्यूटन है, ठीक है। और अगर मान लो मून पे जाते हैं तो इसका 1/6 पार्ट हो जाता है, 10/6 न्यूटन हो जाएगा, जो कि होएगा हमारा 5/3 न्यूटन, ठीक है। 1.66 न्यूटन हो जाएगा। अगर अर्थ पे इसका वेट 10 न्यूटन है तो मून पे जाकर 1/6 हो जाएगा, जो कि है 1.66 न्यूटन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो। सिंपल सा कंसेप्ट है। मास जो उसके अंदर भरी हुई चीज़ है, और वेट क्या होता है? जो फोर्स लग रही है उसे ही हम वेट कहते हैं, ठीक है। अब आगे हम 3 चीज़ें और पढ़ेंगे, वॉल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर। उसके बाद ये चैप्टर, मतलब चैप्टर तो नहीं, ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और ये वीडियो भी ख़त्म, ठीक है। अब वॉल्यूम को देखते हैं क्या होता है, जल्दी से, लगभग 7-8 मिनट में ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। वॉल्यूम क्या होते हैं? वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सब्सटेंस। इस वॉल्यूम कुछ नहीं होता, जो अमाउंट ऑफ स्पेस, मतलब कितना स्पेस किसी चीज़ ने ऑक्यूपाई कर रखा है, घेर रखा है, उसे ही हम कहते हैं वॉल्यूम। उसकी यूनिट होती है लेंथ क्यूब। उसकी जो यूनिट होती है वो लेंथ क्यूब में आती है। हमें पता है लेंथ की ऐसे यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। सो ऐसा यूनिट इसकी क्या होगी? मीटर क्यूब, ठीक है। हमने 10th क्लास में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर जो मैथ में था उसमें भी देखा था। ऐसा ही वो वॉल्यूम क्या होता है? मीटर क्यूब ही तो होता है। किसी क्यूब की वॉल्यूम निकालते थे तो लास्ट में क्या लगाते थे? मीटर क्यूब लगाते थे ना। वॉल्यूम को क्या होता है? जो ऑफन मेजर्ड इन लीटर्स। ऐसा क्यों? मीटर क्यूब अगर ऐसा यूनिट है तो लीटर्स में क्यों करते हैं? लीटर्स में इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमें वॉल्यूम निकालनी होती है, वो होती है लिक्विड की। और लिक्विड किस चीज़ में होता है? लीटर में ही तो होता है। अब लिक्विड की कोई लेंथ थोड़ी होएगी जो मीटर क्यूब में निकाल सकते हैं, ठीक है। और जो ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, ये एक बार ये देख लेना, कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, दोस्तों को। चलो, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। ml क्या हो गया? मिली लीटर। अभी हमने मिली लीटर का देखा था यहाँ पे, ये रहा 10⁻³ है ना। बस ऐसे ही यूज़ होता है ये। 10 सेंटीमीटर में क्या होता है? 1 dm होता है, ठीक है, 1 dm। और अगर हम इसको दोनों साइड क्यूब कर देंगे तो 10 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 dm क्यूब। अब
10 सेंटीमीटर क्यूब, अगर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, जो कि इसके बराबर होता है 1 डी एम क्यूब। डी एम इंटू डी एम इंटू डी एम क्यूब हो जाएगा, और 1 इंटू वन क्या हो जाएगा, 1 होएगा। वैसे ही 10 इंटू टेन इंटू टेन 1000 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1 डी एम क्यूब के बराबर होता है, हो गया ये। तो जो 1 लीटर होता है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। इसका प्रूफ करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। सिंपल कन्वर्जन है, करके बताइएगा, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सबको ही पता होगा। दोनों साइड क्यूब करेंगे क्या आएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, 2 जीरो है, 2 जीरो को 3 बार करेंगे क्या हो जाएगा, 6 जीरो बन जाएंगे। 2 + 2 + 2 6 जीरो। सो 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा 1 मीटर क्यूब के बराबर। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर भी होते हैं। इसका हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, सो हम पहले मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब में जाते हैं, फिर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर के बराबर प्रूफ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज़ द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब इतनी वॉल्यूम है, मान लो इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इसमें कितना मास है। मान लो जैसे अभी ये टेबल है, टेबल पे एक नोटबुक रखी है, ठीक है। इसका मान लो मास है 200 ग्राम। अब मैं इसी कॉपी के साइज़ का एक ऐसी चीज़ ले आऊँ, लोहे की चीज़ है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम तो सेम है, बट मास में अंतर है। ये कागज़ है और वो लोहा है, तो लोहे का ज़्यादा मास हो गया। अब ज़्यादा मास अपॉन वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डेंसिटी होती है कि मतलब कितने, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। और अगर जब वॉल्यूम, डेंसिटी इज़ द अमाउंट ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से एक और चीज़ रिप्रेजेंट करते हैं जो हम 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में देखे थे। आप कमेंट में बताइएगा कि वो क्या चीज़ थी, वो रेजिस्टेंस से रिलेटेड थी। आई होप आपको याद होगा। चलो आगे देखते हैं। वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को 1 यूनिट रख देंगे तो डेंसिटी मास के बराबर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, 1 डिवाइड बाय 1 से क्या कुछ अंतर पड़ेगा, नहीं ना। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास, ठीक है। अब हम डेंसिटी की एसआई यूनिट निकालते हैं। SI यूनिट ऑफ डेंसिटी इज इक्वल्स टू SI यूनिट ऑफ मास अपॉन SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। मास की SI यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, अभी हम पहले देखे थे। अब मीटर को ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस क्यूब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन यूनिट्स को प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि मीटर और किलोग्राम लार्ज यूनिट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपको HCl की डेंसिटी बतानी है, तो आप क्या करोगे कि एक मीटर क्यूब इतनी, मतलब एक बॉक्स बनवाओगे जो जिसकी हर साइड 1 मीटर है, और उस 1 किलोग्राम HCl मंगवाओगे, नहीं ना। आप सल्फ्यूरिक एसिड या कोई भी एसिड मान लो, कोई केमिकल है, अब उसकी डेंसिटी निकालनी है, तो अब उसकी किलोग्राम में तो निकालना मुश्किल है। सो इसलिए हम दोनों को बराबर बराबर डिवाइड करके ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एक यूनिट निकाल लेते डेंसिटी की, क्योंकि जो हम केमिकल्स यूज़ करते हैं वो ग्राम में ही तो होंगे, किलोग्राम में तो होंगे नहीं। और सेंटीमीटर क्यूब छोटा सा डब्बा, ठीक है, मतलब छोटे से स्केल पे हम वो कर सकते हैं, डेंसिटी पता कर सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है टेम्परेचर। टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, कितना हॉट है कितना कोल्ड है, उसी को हम कहते हैं टेम्परेचर। 3 कॉमन स्केल्स होते हैं, मतलब जैसे किलोग्राम, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब होते हैं। वैसे ही टेम्परेचर के 3 कॉमन स्केल्स होते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, ठीक है। केल्विन के बारे में शायद आप ना जानते हो, लेकिन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सो यहाँ तीनों एक एक थर्मामीटर बना लिए। थर्मामीटर पता होगा टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। जो डिग्री सेल्सियस में होते हैं उसमें जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। सबको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ बन जाती है पानी की, ठीक है। लेकिन अगर हम फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। और अगर सिमिलरली हम केल्विन में देखेंगे तो उसमें 273.15 केल्विन जो होता है
वो उस पर बर्फ़ जमेगी, ठीक है, अगर केल्विन स्केल के हिसाब से मेज़र करेंगे। रूम टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इस स्केल से देखेंगे तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और केल्विन स्केल पे देखेंगे तो 298 के, ठीक है। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 310, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट जिस पे वाटर गैस बन जाता है वो सेल्सियस में 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 373 के, ठीक है। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन देख लेते हैं कि अगर 1 फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना हो तो कैसे जाए, केल्विन से उसमें कैसे जाना है, ठीक है। जो 1 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो किसके मतलब फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ठीक है। मान लो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ 10 की वैल्यू पुट करेंगे, 5 से कटेगा, यहाँ 2 आएगा, 9 इंटू 2 18 प्लस 32 कितना हुआ 50। सो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और अगर सिमिलरली हमें केल्विन में करना, सो केल्विन में जो सेल्सियस है उसमें 273.15 ऐड कर दो तो वो टेम्परेचर हमारा केल्विन में आ जाएगा, ठीक है। अभी मान लो 10 डिग्री सेल्सियस है, सो 273.15 में ऐड करेंगे तो 283.15 केल्विन हमारा आंसर हो जाएगा। इजी टॉपिक है। अब लास्ट पॉइंट है, अब टॉपिक 3 हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगला वीडियो शायद इससे भी बड़ा हो, देखते। इन केल्विन स्केल टेम्परेचर कांट बी नेगेटिव। जो केल्विन स्केल होता है उसमें टेम्परेचर नेगेटिव कभी नहीं होता, ऐसा क्यों? इसका सिंपल सा रीज़न है, जैसे जब 0 डिग्री सेल्सियस है तब 273.15 केल्विन है। अब जैसे कैमरा ब्लर हो गया था। अब 0 डिग्री सेल्सियस है पे 273.15 केल्विन है। अब धीरे धीरे नीचे करेंगे तो ये 0 पे आएगा, 0 केल्विन। अब उस पॉइंट पे क्या होता है, हमें यह पता है कि टेम्परेचर बढ़ने से जो पार्टिकल्स होते हैं किसी मैटर के उनकी मूवमेंट शुरू हो जाती है। सो इसका मतलब यही हुआ कि टेम्परेचर घटने से उनकी मूवमेंट स्लो हो जाती है। अगर टेम्परेचर बढ़ने से मूवमेंट फास्ट हो जाती है तो टेम्परेचर घटने से स्लो हो जाएंगी, ठीक है। यही लिख रखा है, लोअर द टेम्परेचर लोअर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इनसाइड इट। जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगी मैटर के अंदर, ठीक है। और एक टाइम आएगा जब पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, और जब वो टाइम आएगा तभी हमारा जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा 0 केल्विन, ठीक है। अब उसी टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर कहते हैं। अब जो टेम्परेचर से मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की, बढ़ती है घटती है, अब वो बिल्कुल स्टॉप हो गए हैं, तो अब उससे नीचे कैसे जा सकता है टेम्परेचर? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अब उससे नीचे ले जाओगे तो क्या पार्टिकल्स फिर मूव करेंगे? नहीं ना। अब मूवमेंट्स रुक गए, अब पहले मूव कर रहे थे अब स्टॉप हो गए, अब स्टॉप से नीचे और क्या चीज़ हो सकती है? कुछ भी नहीं, ठीक है ना। अरे यार देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ आए होंगे। अगर नहीं आए तो अगर नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, अगर समझ आए तो लाइक कर देना, नहीं आए तो डिसलाइक कर देना, नहीं आए तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, कभी फिर आ जाए समझ, ठीक है। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने क्लास 11th नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर देना। ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।